हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि थंबनेल से आपको समझ आ गया होगा कि आज कुछ कड़वी बातें हम करने वाले हैं। नॉरसेट का एग्ज़ाम हुए आज 4-5 दिन हो चुके हैं और इन 4-5 दिनों में बहुत उथल पुथल रही। बच्चों को भी बहुत क्यूरोसिटी थी कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शंस क्या थे, और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था, लेकिन जिसको जो समझ आ रहा था वो बताया जा रहा था कि ये क्वेश्चन था, इसमें ये ऑप्शन था, और बहुत कंट्रोवर्सीज थी। उसके बावजूद भी कुछ पेपर आउट की घटनाएं हुई है, तो शुरुआत में पेपर आउट से कर रहा हूं। तो आप ये जान लो कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ है और ना कोई नॉरसेट का एग्जाम कैंसिल होने वाला है। वो जो स्क्रीनशॉट, जो फोटोज, जो कंप्यूटर की स्क्रीन के आपने जो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होते हुए देखे हैं, वो एक इंडिविजुअल केस है। स्पोरेडिक केस बोलते हैं कम्युनिटी में हम इसको। एपिडेमिक एंडेमिक की तरह ही स्पोरेडिक केस होता है, छुटपुट। तो अगर किसी एक सेंटर पर किसी एक कैंडिडेट ने किसी भी तरह से, चाहे वो पैसों के दम से या कोई जैक के दम पर, जुगाड़ के दम पर, अगर कोई गड़बड़ की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस इंडिविजुअल का एग्जाम निरस्त हो जाएगा, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर अच्छी कंप्लेन उठी तो। अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज को तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि पेपर आउट हुआ है, गड़बड़ हुई है। एक सेंटर पर एक स्टूडेंट के जो सर्कुलेट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, वो डेफिनेटली निराश करने वाले हैं कि इतनी मेहनत करने वाले बच्चों को जब ये पता चलता है कि एक सेंटर पर किसी ने इस तरह से गड़बड़ी की है, तो लगता है कि मेहनत करने का फल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक घटना से आप बिल्कुल अपना मन छोटा नहीं करें, अपने हौसले को कमजोर ना पड़ने दें, क्योंकि हर एग्जाम में पेपर आउट होते हैं। हम सब जानते हैं इंटरनली कि चाहे आईएएस का पेपर हो, आरएएस का हो, कहीं इंटरव्यू में, कहीं एग्जाम में कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। फिर भी 95%, 98% लोग जो मेहनत करने वाले होते हैं, उनको उनकी मेहनत का फल मिलता है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लो कि पेपर आउट नहीं हुआ है। अगर कोई भी ये कहता है कि पेपर आउट था इस वजह से हमारे बच्चों की, कोई कोचिंग वाला भी अगर ये कहता है ना कि सब पेपर आउट हो गया वरना तो हमारे सिलेक्शन बहुत ज्यादा होते, तो ये समझ जाओ कि वो अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब कड़वी दवा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज ये नर्सिंग के फ्यूचर का सवाल है। आप अगर अपने आप को कंपेयर करें, मैं स्पेशली राजस्थान या नॉर्थ इंडिया वाले बच्चों को एड्रेस करके कह रहा हूं, अगर आप साउथ इंडियन स्टूडेंट से कंपेयर करो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जिस चीज में सबसे ज्यादा वीक हम लोग पड़ जाते हैं राजस्थान या नॉर्थ इंडिया वाले, वो होती है क्लिनिकल नॉलेज। क्योंकि साउथ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर क्लिनिकल नॉलेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, सिंसियरली कराया जाता है। जो ड्यूटीज लगती है हॉस्पिटल में, उसमें बाकायदा ट्रेंड भी किया जाता है, उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, आप सबने नर्सिंग की है, कॉलेज में क्या स्थितियां हैं वो सब जानते हैं, और आपको पता है कि कॉलेज में हम सिर्फ थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ने के अलावा कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो उसके बावजूद हमारे बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं होते? राजस्थान के बच्चे, अगर आप एक कंपैरिजन ले लो साउथ इंडिया के बच्चों से, तो टॉप रैंकर सब वहां से आती हैं। यहाँ अगर कोई 500 का बैच है तो 5 सिलेक्शन हो जाएंगे, 10 सिलेक्शन हो जाएंगे। और वो बच्चे वो होते हैं जो एसएमएस के होते हैं या आरयूएचएस के, जो एक्चुअली नीट की तैयारी कर रहे थे, या जिनका खुद का लेवल बहुत स्ट्रांग है, जो सेल्फ प्रिपरेशन करते तो भी शायद सेलेक्ट हो जाते। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कोचिंग वाला अगर क्रेडिट लेता है कि हमने सिलेक्शन करा दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप ऐसे बच्चे को अगर सेलेक्ट कराओ जो वीक है, जिसकी प्रैक्टिकल में नॉलेज बहुत कम है, उसके बावजूद अगर आप उसको ट्रेंड करके आप उसको उस लेवल पर ले जाओ कि उसका सिलेक्शन होता है, तब आपका क्रेडिट लेना बनता है। तो ये तो हो गई कोचिंग्स के जो दावे हैं कि साहब इतने क्वेश्चन हमारे उसमें से आए, इतने हमने टेस्ट सीरीज में कराए थे, वो सब रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा। और कट ऑफ का भी मैं बता दूं, जो 110, 105 है, वो बिल्कुल गलत है। आपको अगर पेपर टफ लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब बच्चों के लिए भी वो टफ होगा। क्योंकि जो क्लिनिकली साउंड है, जिनकी नॉलेज अच्छी है, उन्होंने उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से किया होगा, जिसमें आपको बहुत मुश्किल आई होगी। और एक कंट्रोवर्सी है, मैंने कई बच्चों ने मुझे वीडियोज भेजे कि सर फलाने सर तो ये कह रहे हैं कि थ्योरी बेस्ड पेपर था। तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि आपको जब थ्योरी का काम ही नहीं करना है, आपको काम जब प्रैक्टिकल ही करना है, तो प्रैक्टिकल से ही सवाल पूछे जाएंगे, उसमें थ्योरी अप्लाई होती है। तो आप उसको ये कह सकते हो कि अप्लाइड थ्योरी, जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसको अप्लाई करना है। जैसे एक प्रेग्नेंट फीमेल आई है,
अब उसमें बीपी कम करने की दवाई उसको दी है, तो मरीज तो आया है ना, फिजिकल, प्रैक्टिकल, रियल, हॉस्पिटल में ही आता है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, स्टाफ उसको दवाई देता है, उसके बाद में अगर उसका बीपी फॉल हो गया है तो इसका मतलब है कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है। अब नॉर्मल बीपी की वैल्यू 120/80 अगर होती है, आप इसको थ्योरी कह सकते हो। थ्योरी के क्वेश्चन क्या थे? जो जनरल नॉलेज के थे कि G20 में कौन सी कंट्री नहीं थी, पाकिस्तान नहीं था, या ब्लू स्टार किसको कहा जाता है, तो कौन सा आंसर जाएगा, वो थ्योरी का क्वेश्चन है। एनाटॉमी के कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो थ्योरी के बनते हैं, तो 20% क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं। लेकिन जो मेजर क्वेश्चन है, जो सिलेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, चाहे वो सीपीआर से पूछा जाए, ACLS BLS, या शॉक से पूछा जाए, ECG दे करके पूछा जाए, ABG दे करके पूछा जाए, या क्लिनिकल डिटेल दे करके पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन इसमें बहुत सारे आए, इमरजेंसी में आया है, वो हिस्ट्री दे रहा है कि उसको सांस लेने के लिए बैठना पड़ता है, मतलब ऑर्थोपनिया की हिस्ट्री दे रहा है, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसका आंसर जा रहा है। सर्जिकल चेक लिस्ट पर सवाल पूछा जा रहा है। ओटी में जाने से पहले सर्जिकल चेक लिस्ट हम देखते हैं, और सब कुछ प्रैक्टिकल किया जाता है, उसी से सवाल पूछा जाता है। अब थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल आप खुद जज कर लेना जब पेपर, क्योंकि क्वेश्चन धीरे धीरे पता चल जाएंगे, हमारी तरफ से भी एक ऑथेंटिक आंसर की विद क्वेश्चन निकाली जाएगी, लेकिन एक दिन में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें रिलायबिलिटी नहीं होती है। तो आप चैनल से जुड़े रहो, हमारे ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। अब मैं एक मिथ, जो भ्रम या जो एक अफवाह या जो माहौल बनाया गया, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूं बच्चों, क्योंकि नर्सिंग वाले बच्चे जो राजस्थान के कॉलेजेस से 4th ईयर करके आते हैं, उनको ये रियलिटी नहीं पता कि नॉर्सेट के एग्जाम में लेवल क्या होता है। और एक बड़ी विडंबना है कि यहाँ एक परंपरा सी बन गई है कि हर टीचर, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को घोषित कर रखा है कि मैं महागुरु हूँ, मैं जगत गुरु हूँ, मैं इसका फादर हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के ऐसा वो दावा कर देते हैं। तो मैं आज उनकी एक आपको कुछ एविडेंस ऐसे बता रहा हूँ जो मेरे पास बच्चों ने भेजे सवाल को लेकर के कि सर हमने तो वहाँ पर पढ़ा था, और उनके पास तो इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, तो वो गलत नहीं हो सकते। तो मैं आपको बता दूं कि एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के बजाय अगर कोई थ्योरी पढ़ा करके सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटा करके, चाहे वो एनक्लेक्स से लिए हों, चाहे वो इंटरनेट से लिए हों, उनको अगर रटाने की कोशिश कराते हैं तो ये सही अप्रोच नहीं है बच्चों। नॉर्सेट के एग्जाम में सही अप्रोच क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। और कड़वी है दवाई, सच है, बर्दाश्त करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, आपको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा, जो भी 3rd ईयर में, 4th ईयर में, या जो कोचिंग कर भी चुके हैं उनको भी ये बात पता चलनी चाहिए। एक एग्जांपल से शुरुआत कर रहा हूं मैं, 2-3 एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ये लगे कि जो बात मैं कह रहा हूं उस बात में कितनी सच्चाई है। और मैंने पूरा ध्यान रखा है मान सम्मान का, किसी के इंडिविजुअल में किसी पर ये ब्लेम नहीं लगा सकता, क्योंकि अपनी तरफ से सब लोग कोशिश करते हैं। मेरा फर्ज सिर्फ इतना है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये बात पता चल जाए कि भीड़ हो या ज्यादा लोग हों तो वो बहुत अच्छी चीज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कैसे साबित हो रहा है, देखो ये जो भी टीचर है, मैं तो शक्ल से पहचानता नहीं, भी पर्सनली मिला भी नहीं, लेकिन एक चीज तो दिख रही है कि व्यूज जो है ना, देखने वाले बच्चे हैं 93K। इसका मतलब 93,000 बच्चों ने इस स्लाइड को देखा है। और ये स्लाइड ऐसा नहीं कि कोई फोटो है, ये एक्चुअल में वीडियो का स्क्रीनशॉट है, और इसके बारे में 3-4 मिनट 5 मिनट पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि ये चीज होती है। मैं आपको क्वेश्चन बताया तो क्या है कि क्वेश्चन में सीधा सीधा चेस्ट कंप्रेशन के बारे में पूछा, एडल्ट में सीपीआर के दौरान कितना डिप्रेस करना चाहिए, यानी कि जो हम चेस्ट कंप्रेस करते हैं उस चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ या गहराई कितनी होनी चाहिए। तो ये बात इतनी ज्यादा बेसिक है, बेसिक से मेरा मतलब है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चे को भी पता होनी चाहिए नर्सिंग के, कि ये जो डेप्थ होती है वो बच्चों 5 to 6 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 5 to 6 सेंटीमीटर। इसको अगर आप इंच में कन्वर्ट करते हैं तो 2 से 2.5 इंच आपका आंसर जाता है। और बहुत प्रिसाइज एक्यूरेट अगर पूछोगे तो 2 to 2.4 इंचेस। कितनी? 2 to 2.4 इंचेस। इंच में अगर आप पूछते हो तो
2 से 2.4 इंच इसका करेक्ट आंसर होता है। अब आप जरा अंदाजा लगाओ, ये सब्सक्राइबर की संख्या देखो 3.5 लाख से ज्यादा है। मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं है, आप करोड़ों में जाओ और लोगों के हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हजारों बच्चों के सामने लाइव क्लास में अगर आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो और उस पर एक भी बच्चा अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है, नीचे कमेंट में तो तालियां बज रही है। मुझे जो बच्चे ने जब मुझे फॉरवर्ड किया कि सर आपने तो ये पढ़ाया था 5 to 6 सेंटीमीटर है, आपने प्रैक्टिकल करवाया था, क्लास में डमी पर प्रैक्टिस करवाई थी और आपने जो बताया है वो अलग है, ये जो बताया है वो बिल्कुल अलग है, और ये जिस किताब से कॉपी किया गया है ना उस बुक में भी एक्चुअली इसका आंसर गलत ही दे रखा है। ये जो महागुरु हैं या जो गुरुजी हैं, इन्होंने जहां से लिया है इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने किसी किताब से लिया या इंटरनेट से जहां से भी लिया वहां आंसर यही दे रखा था और इन्होंने इसको यही पढ़ाना शुरू कर दिया। जबकि जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जो हॉस्पिटल में जा रहा है, जो देख रहा है, चाहे वो स्टाफ हो या डॉक्टर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम करता है वो ये गलती नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो प्रैक्टिकली काम करता है उसको ये भी पता रहता है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो नॉर्सेट जून 2023 के भी 5-7 दिन पहले ये बात बोली थी कि इस पर 3-4 सवाल पूछे जाएंगे, 5 भी पूछे जा सकते हैं, ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो आप एक बात जो इस स्लाइड से मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूं वो ये है कि नंबर ऑफ व्यूज, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ये तय नहीं कर सकते कि जो बात बोली जा रही है वो 100% सही है। और आप में से एक भी बच्चा अगर इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है तो इसका एक और मीनिंग बहुत क्लियर है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। अगर नीचे तालियां बजा रहे हैं वाह सर गजब पढ़ाया है, तो मुझे इतना ही लगा कि यार एक बच्चा तो ऐसा होता है जो खुद से ये कहता है कि सर मैंने कहीं पर तो ऐसा पढ़ा था। अब ये नॉलेज लेके अगर कोई एग्जाम में बैठेगा, नॉरसेट के एग्जाम में, तो आप समझ सकते हो कि एक आता हुआ सवाल, क्योंकि इतने लोग हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो एग्जाम में नहीं बैठे होंगे और वो खुश होकर के एग्जाम से निकल रहे होंगे कि मजा आ गया, इस बार तो जो पढ़ा था वही आ गया, 100% सिलेक्शन पक्का है। तो इसका इलाज क्या है? कड़वी दवाई क्या? कड़वी दवाई दो ही है। पहली बात तो आप उस चीज को समझो, उस चीज को फील करो कि जो काम आपको करना है उसके बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो उसके बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए। प्रयोग कोचिंग में ये पहले दिन से, आज 7 साल हो चुके हैं कोचिंग को, डे 1 से यही प्रैक्टिस है कि जो जो चीज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एमएसएन की प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हो, डिवाइस हो, प्रोसीजर हो, वो लाइव वीडियोस हॉस्पिटल के मेरे हाथ से खुद के बनाए हुए हम दिखाते हैं। जितने इंस्ट्रूमेंट्स क्लास में दिखाए जा सकते हैं वो लाइव दिखाया जाता है ताकि स्टूडेंट उससे खुद को कनेक्ट कर सके। ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है, डमी रखी हुई है जिस पर सीपीआर की प्रैक्टिस करवाते हैं, ये बाईपेप की मशीन रखी हुई है, ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, अम्बू बैग है, बहुत कुछ दिख रहा है, लैरिंगोस्कोप है। तो ये आपके जो फंडामेंटल हैं उनको क्लियर करने का सबसे सटीक तरीका है कि आप पहली बात एक्सपर्ट से पढ़ें और इस तरह से पढ़ें कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए कि सर मैंने तो कभी हॉस्पिटल में ये चीज देखी नहीं है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। और ऐसा नहीं होता कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ लिया या जो एम्स में पूछ लिया गया उसको कर लिया और आपकी तैयारी अच्छी होगी। एम्स के एग्जाम का सिर्फ एक पर्पज होना चाहिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ना उनको आपको रटना नहीं है और वो क्वेश्चन दोबारा एज इट इज नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उससे आपको ये पता चल जाना चाहिए कि किन टॉपिक्स पर नॉरसेट का फोकस ज्यादा है, एम्स वाला किस टॉपिक पर सवाल पूछेगा, किन चीजों पर सवाल पूछेगा। तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। किसी को भी कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकता है, कमेंट में कोई भी अपनी क्वेरी है वो डाल सकते हो, अपनी राय रख सकते हो, आपका इस बारे में क्या सोचना है। तो भीड़ या ज्यादा संख्या का मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं होता है, ये आपने एविडेंस के साथ देखा है। दूसरी स्लाइड पर चलते हैं बच्चों, ज्यादा देर नहीं लूंगा क्योंकि मैसेज है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना है, अपना दिमाग लगाना है। आपके दोस्त ने कहां से कोचिंग कर ली या उसके सीनियर ने कहां से की थी, इस बात से नहीं, बल्कि आपकी तैयारी को धार कहां पर मिल रही है, आपकी तैयारी उस लेवल की कहां पर हो रही है, आपकी प्रॉब्लम जहां सॉल्व होती है आपको उस कोचिंग में एडमिशन लेना है, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे।
और मैं बार बार कहता हूं भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ का कारण बनो। मैंने कोशिश की है सब कुछ ब्लर कर दिया ताकि किसी पर पर्सनल अटैक ना माना जाए, और किसी से मेरी पर्सनल कोई वैसे दुश्मनी नहीं है, इवन कंपटीशन भी नहीं, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूं, हॉस्पिटल में काम करता हूं और बच्चों को पढ़ाता हूं, नर्सिंग वालों को, क्योंकि नॉर्सेट में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो क्वेश्चन आया था इसी नॉर्सेट 2023 जून के जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि एनटीजी का जो पैच है उसको कहाँ पर लगाया जाना चाहिए। तो ये मेरे पास बच्चे ने भेजा था कि सर ये एक्सप्लेनेशन में तो ऐसा बोला है सर ने कि अगर इसमें ऑप्शन नियर हार्ट है तो ये अच्छा ऑप्शन है, और अगर नॉन हेयरी एरिया नहीं है तो नियर हार्ट आंसर जाएगा, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। कॉन्सेप्ट वाली बात क्या है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट वाली बात, एनटीजी का पैच हो चाहे फेंटानिल का पैच हो, पैच स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है बच्चों। जितने भी दवाइयां पैच में आती है ना वो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, और जो कॉन्सेप्ट वाली बात है, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि पैच आप जांघ पर लगा दो, आप पीठ पर लगा दो, आप पेट पर लगा दो, आप हाथ पर लगा दो, उससे उसके एक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप पूछो कि क्यों नहीं पड़ता सर? सर तो ये बोल रहे थे, जिन्होंने मेरे पास जिस बच्चे ने वीडियो भेजा वो मैंने देखा है थोड़ी देर का, 1-2 मिनट का ही, तो वो ये बोल रहे हैं अगर हार्ट के पास में होगा तो तुरंत दवाई चली जाएगी, ज्यादा दवाई चली जाएगी। महाराज ऐसा नहीं होता, प्लीज। द कॉन्सेप्ट इज कि दवाई सब क्यूटेनियस वेसल्स में एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के सर्कुलेशन में पहुंचती है, और एक बार जो दवाई सर्कुलेशन में पहुंच गई वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है बराबर। अब वो चाहे थाई से सर्कुलेट हुई हो एब्जॉर्ब होकर के, या बैक से सर्कुलेट हुई हो, या फिर वो आपने हाथ पर लगाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है कि जिस सरफेस पर, जिस जगह पर आप लगा रहे हो वो ड्राई होनी चाहिए, गीली नहीं रहनी चाहिए, वहां पर नमी नहीं होनी चाहिए, वहां पर हेयर्स नहीं होने चाहिए, बाल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये अगर होंगे तो उस दवाई का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा और वो सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइट कौन सी है, फर्क किससे पड़ता है कि नॉन हेयरी एरिया पर होना चाहिए, मसल्स के ऊपर, बोन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस प्लेन में स्मॉल वेसल्स होती हैं उनके थ्रू दवाई एब्जॉर्ब होती है और वो पैच लगातार दवाई रिलीज करता जाता है। तो यहां पर भी आप देखोगे ये लाइव, उसमें आप देखो सब्सक्राइबर की भी कोई कमी नहीं है, और व्यूज लगातार, मतलब 7 घंटे में अगर 11,000 व्यू हो, तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं बच्चों कि आप स्टूडेंट ऑडियंस के तौर पर ये जज नहीं कर सकते कि जो रेशनल दिया जा रहा है वो कितना सही है और जो बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई, बिकॉज ये थोड़ी हाई लेवल की है, एम्स के लेवल की बात है, जो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई बात है। तो ये चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि साहब भीड़ का मतलब क्वालिटी नहीं होता है, और रेशनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सही है, नॉन हेयरी एरिया, इन्होंने भी यही बताया है, लेकिन जिस रेशनल के साथ बताया है उस रेशनल की वजह से अगला सवाल आपका गलत हो सकता है एम्स में, क्योंकि एम्स अगला सवाल इस क्वेश्चन में इसके रेशनल पर पूछेगा। जैसे एक और सवाल मैं आपको बताता हूं, ऑर्थोपनिया पर जो सवाल आया ना कि सब सीधा बैठने पर उसको सांस लेने में आसानी होती है, उसका आंसर CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर गया है। तो अगली बार वो ये पूछेगा कि CHF के मरीज को या हार्ट फेलियर के मरीज को हाई फाउलर पोजीशन देने पर, प्रॉप्ड अप पोजीशन देने पर उसको आराम मिलता है, क्यों? उसका रेशनल बताइए, और 4 ऑप्शन में आपको उसके रेशनल दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो इस बात की गारंटी नहीं है बच्चों कि आप उसको अगले एग्जाम में सही कर पाओगे। आपको उसका रेशनल, उसके आगे पीछे की कहानी और उस पर जितने सवाल बनते हैं वो सब सवाल आपको पता होने चाहिए, और वो आपको कोई एक्सपर्ट टीचर ही बता पाएगा, ये बात आप समझ लो। ये एक और महागुरु कहो या जो भी है, बट दे आर वेरी पॉपुलर, उनको बहुत अच्छी ऑडियंस है, कई अलग अलग कोचिंग में काम कर लिया है, और जो इन्होंने ICD को समझाया है फ्लक्चुएशन, ये भी मेरे पास स्टूडेंट ने भेजा था कि क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वीडियो के थ्रू समझाया था कि ICD को आपको पता होना चाहिए कैसे डालते हैं, कैसे उसमें कॉलम मूव करता है। तो इनके एक्सप्लेनेशन में भी इन्होंने रटा दिया कि ऐसा है, अगर ये आएगा तो इसका ये आंसर करना है, जबकि ICD पर कम से कम 20 सवाल बनते हैं, और मैंने क्लास में प्रैक्टिस करवाई है पुराने स्टूडेंट्स को।
मैं जब यहाँ पढ़ाता हूँ या प्रयोग में जो भी फैकल्टी पढ़ाती है वो असल में पूरा वीडियो दिखा करके प्रोसीजर को बताती है, और ये वीडियो ही एक्चुअली ये पीपीटी में शायद चल नहीं रहा है, वीडियो की फोटो आपको दिख रही है, इसमें आपको ये कॉलम मूव करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ ऊपर पेशेंट है, पेशेंट से कनेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब आप चीज़ों को इस तरह से देख लेते हो, और ऐसे सिर्फ फंडामेंटल की चीज़ें हैं जो एक्चुअल में हॉस्पिटल में होती हैं, उन चीज़ों को अगर आप एक्सपर्ट से पढ़ लेते हो तो आपकी जो 4 सालों में जो डेफिशिएंसी या कमी रह जाती है क्लिनिकल नॉलेज की, उस नॉलेज को आप कवर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली जो इमेज दे करके या वीडियो देख करके आप रियल वीडियोस, रियल लाइफ इमेजेस देख करके जो आप सीखते हो उसको आप भूलते नहीं हो। ये बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस है जो प्रयोग में पढ़ करके गए हैं। एक और टीचर हैं आपके जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, बिकॉज अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो 68,000 सब्सक्राइबर हैं और 19,000 बच्चों ने इसको एक दिन में देखा हुआ है। मतलब ये रिसेंट ही है, 2023 की है ना। अब ये गुरुजी का मेरे पास जब वीडियो बच्चे ने भेजा कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें तो आपने बोला था कि इसमें टाइम इन नहीं होता है, टाइम इन नहीं होता है, राइट। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि टाइम इन होता है, साइन इन नहीं होता। तो मैंने जो बच्चे ने जिसने भेजा था तो मुझे लगा कि ये बाकी बच्चों को भी बताया जाना जरूरी है। अब देखो क्या होता है बच्चों कि जब आप थ्योरी की तरह से चीज़ों को रटने की कोशिश करते हो, और ये सर इस वीडियो में भी बार बार ये बात बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी बेस्ड पेपर था, पूरा पेपर थ्योरी बेस्ड था, नहीं हो सकता, ना कभी होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि भैया थ्योरी का काम नहीं करना आपको, आपको प्रैक्टिकल काम ही करना है, और उससे जुड़ी हुई थ्योरी आपको पूछी जाएगी, बात खत्म। तो जैसे ये मेरे खुद के हॉस्पिटल की एक चेक लिस्ट है, सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट है। अगर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ सर्जिकल सेफ्टी, यह मेरे हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है जहाँ से मैं वीडियोस बना करके आपको बताता हूँ कि भाई टर्शरी सेंटर पर क्या क्या काम होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जब साइन इन लिखा हुआ है, टाइम आउट लिखा हुआ है और साइन आउट लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि टाइम इन नहीं होता है। और ये चीज़ आप पढ़ करके भूल सकते हो, लेकिन जब आप इसको हाथ में लेकर के देखोगे, ये मैंने जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते थे उनसे बोला कि अपने हॉस्पिटल से जाके ओटी से जाकर के स्टाफ से लेके आओ और देखो उसको कि डेली दिन रात वो ये काम करते हैं, फिर भी अगर उस पर सवाल पूछ लिया जाए तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो काम करते हैं, ऑर्डर फॉलो करते हैं, लेकिन ब्रेन यूज नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने का मतलब भी ये नहीं है कि आप नॉर्सेट क्रैक कर सकते हो। प्रैक्टिकल की जो थ्योरी है उसको जब आप कंबाइंडली पढ़ोगे तो आपको नॉर्सेट में नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो ये हॉस्पिटल की लाइव जो मैंने क्लासरूम में दिखाई है उसी का फोटो लेकर के आपको ये बताने की कोशिश की है बच्चों कि ये तरीका ही काम करने वाला है। चाहे आप इसको आज मानो या 6 महीने बाद मानो या 1 साल धक्के खाने के बाद मानो, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो 2-2 साल कोचिंग कर चुके थे। और यहाँ पर भी आप देख लो, जो सब्सक्राइबर हैं या जो व्यूअर्स हैं वो कम नहीं है। इसका मतलब इतने बच्चों में से कोई बच्चा बोल नहीं रहा है कि सर सॉरी मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, या मेरे को तो लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है। तो अगर हजारों बच्चों को ये चीज़ गलत पढ़ाई जा रही है, मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपको सिर्फ इसलिए दिखाए हैं कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो एविडेंस है, जो सामने दिख रहा है वो बात कह रहा हूँ, और किसी के खिलाफ नहीं है। सब कोचिंग वाले अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, लेकिन आपको ये जब डिसीजन लेना होता है तो आपको अपना ब्रेन यूज करना है कि मुझे सही नॉलेज, सही जानकारी और सही गाइडेंस कहाँ मिलेगा, ये डिसाइड आपको आपको करना है। और जब आप करोगे तो जो आपका रिजल्ट है वो डिफरेंट होगा, डेफिनेटली अलग होगा। ये मैं आपको बस ये बताने के लिए कि ऐसे जो एक्सरे हैं, ये भी मेरे हॉस्पिटल का ही एक्सरे है, नीचे मैंने इस पर लिख दिया है पेशेंट का नाम। ये क्वेश्चन भी दिया था टेस्ट सीरीज में। तो ये जो प्लूरल इफ्यूजन पर सवाल आया था उसमें तो खाली डायग्नोसिस पूछा था कि ये एक्सरे किसका है, 2023 वाले जून वाले जो नॉर्सेट हुआ था। लेकिन इसमें मैंने प्लूरल इफ्यूजन के साथ साथ में ये डिवाइस, आप तो भी इसको देख ही नहीं पाओगे क्योंकि जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कुछ अंदर दिख भी रहा है। ये उससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। आपने तो सिर्फ प्लूरल इफ्यूजन को अभी पहचाना है क्योंकि एम्स ने पूछ लिया, अब सब बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैंने 2 साल पहले बताया था
और ये बताया था कि सिर्फ प्लूरल इफ्यूजन नहीं, बल्कि प्लूरल इफ्यूजन के बाद ये जो डिवाइस डाली है ये या तो आईसीडी हो सकती है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, जिस पर सवाल भी पूछा गया था इसी बार, और इसके अलावा इसमें एक और डिवाइस डलती जिसको हम पिग टेल कैथेटर बोलते हैं, पिग टेल कैथेटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको एक कदम आगे रहना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन समय पर चाहिए। तो धक्का खा खा करके फिर 2-3 साल में एनक्लेक्स को घोट घोट करके जाना तो रगड़ रगड़ के जाने वाले, और वो भी बहुत कम बच्चे कर पाते हैं जिनमें इतना साहस होता है या फिर जो लगातार टिके रहते हैं। लेकिन आपको अगर एक्सपर्ट गाइडेंस जब मिलती है तब चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो ये भी बहुत पहले पढ़ाया हुआ इस बार पूछा गया था। अब ये हैंड वॉश बहुत सिंपल चीज है, देखा जाए तो सर्जिकल चेकलिस्ट हैंड वॉश जो हॉस्पिटल में रूटीन होती है, इसमें क्या थ्योरी है आप बताओ मुझे। आप इसको ऐसे रटोगे कि सब 5 स्टेप होते हैं जब हमें ये करना होता है या इस टाइम पर हमें हैंड वॉश करना है, उसकी बजाय एक फोटो देख लोगे तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा है बट ये इंडिकेशन ऑफ हैंड हाइजीन है या हैंड वॉश के इंडिकेशन है कब कब आपको हैंड वॉश करना है। तो आप चीजों को रियल लाइफ में अगर देखोगे तो आपको ना सिर्फ याद रखना आसान होगा बल्कि एक नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर आपकी नॉलेज अच्छी होगी जो आपको नौकरी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये तो सारी परेशानियों वाली बात हो गई कि ये भी गड़बड़ है, ये भी गलत है, ये भी ठीक नहीं है, तो इसका इलाज क्या है, एंटीडोट क्या है नॉरसेट फेलियर का। ये सब तो कॉज है नॉरसेट फेलियर के। अपनी विवेक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते आप, साफ कह रहा हूं। भीड़ कहाँ जा रही है, दोस्त ने कहा लिया था, सीनियर ने कहा लिया था, ये भी नहीं देखोगे कि सीनियर का 3 साल में सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि मैंने पढ़ाए हैं वो बच्चे जो 2-2 साल करके आए थे और अलग अलग कोचिंग्स। तो आप उस गलती को खुद दोहरा करके अगर सबक लोगे तो 2 साल 3 साल की कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी। पर मेरी कोशिश है कि मैं बच्चों तक इस बात को पहुंचाऊं और पूरे एविडेंस के साथ। ऐसे नहीं कि सब हवा में आप तो कुछ भी बोल सकते हो, हम कैसे यकीन करें, आपको यकीन करना पड़ेगा। और ये बात मैं चाहता हूं किसी को अगर बुरी लगती है तो मुझसे बात कर सकता है, कमेंट में बता दे, गालियां देने का मन है तो गालियां दे दे, मैं गालियां खाने के लिए तैयार हूं। पर जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो बात सच है, जो बच्चे के अच्छे के फ्यूचर के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के भले के लिए, वो बात तो करनी पड़ेगी। किसी को पसंद आए तो बहुत अच्छी बात, अगर पसंद नहीं आए तो उससे भी अच्छी बात, क्योंकि जो सही है वो तो पता चलना चाहिए। और इसके लिए मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक माहौल जो बनाया जाता है ना कि सब ठीक है, ऐसे कैसे यार, वो तो इतने दिनों से, वो तो ऐसे। भाई किसी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अपना विवेक इस्तेमाल करो। इन चीजों में अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप ये वीडियोस देखो, आप इनको चेक करो। इसमें अगर कहीं 1% भी आपको ये लगता है कि ये तो सर ने मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि ये वीडियोस YouTube पर अवेलेबल है। जिस बच्चे ने, जिन बच्चों ने दिए हैं, मैंने उनको पूछा कि भैया मेरे को पहले लिंक भेज, मैं वीडियो देखूंगा। और मैंने देखा, उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, बच्चों को बताएंगे और पूरे एविडेंस के साथ में, सबूत के साथ बताएंगे, ताकि बच्चा इस बात को समझे कि जो बात कही जा रही है वो उसके भले के लिए है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसका एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट है बच्चों ये, इसका एंटीडोट ये है कि आपको ऐसी टीम और ऐसा गाइडेंस चाहिए जो एक्चुअल में आपको उस लेवल तक ले जा सके जिस लेवल पर आपको पहुंचने की जरूरत है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा क्योंकि जब बातें करते हैं तो काफी चीजें याद आने लग जाती हैं। तो प्रयोग नर्सिंग कोचिंग जो कि गुजर की थड़ी पर है जयपुर के अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बैच शुरू हो रहे हैं। जो जिस चीज को मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं वो ये है कि आज की डेट में सबसे स्ट्रांग फैकल्टी अगर किसी कोचिंग में है तो वो आपको मैं दिखा देता हूं कि जो सीनियर फैकल्टी है, बहुत ज्यादा सीनियर फैकल्टी जिनका 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं प्रयोग नर्सिंग कोचिंग में। फैकल्टी का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा करा दूंगा। उससे पहले मैं जानकारी दे दूं, इससे पहले कि मैं वीडियो को खत्म करूं, नया बैच शुरू कर रहे हैं। ये नॉरसेट फेलियर एंटीडोट बैच ही होगा और इसमें हम हर बच्चे को श्योर सिलेक्शन की गारंटी देते हैं अगर वो बच्चा हमारे गाइडेंस के हिसाब से मेहनत करने के लिए तैयार है तो। और आपको क्या हमारी तरफ से किया जा सकता है, हमारी तरफ से
जो बच्चे नॉरसेट में अपीयर हो चुके हैं, नॉरसेट अटेम्प्टेड स्टूडेंट जिन्होंने नॉरसेट में अटेम्प्ट दे दिया है, चाहे आपने कहीं से भी कोचिंग की हो, इफ यू आर अ रिपीटर स्टूडेंट हैं तो आपको हमारी फीस में 50% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यहां पर 500 की भीड़ नहीं होगी, इसलिए सीट्स लिमिटेड होंगी। आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। नंबर यहां भी दिए हुए हैं बच्चों, नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। तो ये जब सीट अगर फुल हो जाती हैं तो हो सकता है या तो हम दूसरा बैच शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बैच में हम बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं रखेंगे। तो अगर आप को ये मालूम है, देखो मन में सबको पता होता है कि भैया एग्जाम दिया तो है लेकिन क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो कई क्वेश्चन तो ऐसे थे आपको लग रहे होंगे कि जिनके बारे में आपको हवा नहीं लग रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि करना क्या है इसके अंदर। और ये जो 110 105 कट ऑफ है उसको मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। कट ऑफ 130 के आसपास जानी चाहिए। बाद में बात करेंगे जब रिजल्ट इसका आउट हो चुका होगा। तो फैकल्टी में ऐसा क्या खास है भाई? फैकल्टी में हमारे में आईसीयू स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको पढ़ाएंगे जो एक्चुअल में हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं डॉक्टर। बाकी पीएचडी वाले डॉक्टर्स भी हैं लेकिन वो सीनियर नर्सिंग फैकल्टीज हैं जो 17-18 साल से पढ़ा चुकी है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है ऑलरेडी। हाँ, डेट ध्यान रखना 12 जून से है। मॉर्निंग में भी रहेगा, इवनिंग में भी होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हैं। जो ऑफलाइन में क्लास चल रही है वो लाइव भी चलेगी, आपके ऐप पर अवेलेबल बाद में भी रहेगी, तो आप उसको दोबारा देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स, जितनी बार आप चाहो देख सकते हो। फैकल्टियों में जो मैं मेन जो हाईलाइट है वो तो एक मैं खुद क्योंकि एमएसएन और फंडामेंटल आपको पढ़ाऊंगा, राइट। तो क्रिटिकल केयर स्पेशलिटी बच्चों, कई बच्चे तो मुझे जानते होंगे लेकिन बहुत कम बच्चे ही जानते हैं क्योंकि नर्सिंग वाले बच्चों को अभी हमारी कोचिंग के बारे में और फैकल्टी के बारे में जानकारी नहीं है। और जो दूसरी जो हमारी सबसे मेन फैकल्टी हैं जिनको एकेडमिक हेड हैं, जो अभी सारा जो नोट्स का और जो लेवल सिलेबस का सब कुछ जो देखते हैं वो हमारे राजवीर सर हैं। राजवीर सर को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, 17-18 सालों से नर्सिंग के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाइटिंगेल कोचिंग थी, दी नाइटिंगेल करके, उसके डायरेक्टर हैं सर और शायद सबसे पुरानी कोचिंग है और बहुत अच्छी पकड़ है। कई किताबें सर ने लिखी हुई हैं। तो नर्सिंग की जो कोर नॉलेज है कि भाई एक नर्सिंग स्टूडेंट को नॉरसेट में जो एक्चुअल गाइडेंस चाहिए, प्रैक्टिकल के अलावा, प्रैक्टिकल की जिम्मेदारी मेरी है, प्रैक्टिकल से जुड़ा एक भी सवाल आप गलत नहीं करके आओगे, इतना तो मेरे को भरोसा है। और पुराने बच्चों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। सर एकेडमिक हेड है, बाकी पूरी टीम है सर की। मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, समय भी काफी हो गया। तो सर की जो सीनियर फैकल्टी है जो टीम में थी नाइटिंगेल में भी, वो अभी प्रयोग की टीम के साथ में मिल करके हम बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं आपके अपने जयपुर शहर में। आप अगर ऑफलाइन ले सकते हो तो ऑफलाइन ले लो, अगर आप ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से तो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा। अगर आप रिपीटर है तो सीधा सीधा 50% डिस्काउंट है फ्लैट। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ, शायद इसमें लिखा हुआ नहीं। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको लगता है कि यार सितंबर 2023 तक तो समय इतना कम है कि हमारी नॉलेज को इतना इंप्रूव करना मुश्किल लग रहा है, तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, एक एक शब्द गौर से सुन लेना और अपन ठोक के बोलने वाले। एग्जाम से 7 दिन पहले भी बोला था, वो वीडियो काफी वायरल हुआ है जिसमें हमने पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस है, प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, वहीं से पेपर बनाया जा रहा है जहां हम खड़े रहते हैं दिन रात। तो सितंबर में अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो टिल सिलेक्शन आपको जो ऑनलाइन क्लासेज हैं ऐप पर उनका एक्सेस मिलेगा, कितनी भी बार देख सकते हो। 6 महीने की बाउंडेशन नहीं रहेगी। प्लस जो टेस्ट सीरीज प्रयोग की चलती है वीकली, उस टेस्ट सीरीज में भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। और भगवान करे आप सितंबर तक निकल जाओ तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन एक रियलिटी है कि अगर आप 4th ईयर करके सीधे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, 3-4 महीने का ही अगर आपको समय मिल रहा है तो आपका लेवल, क्योंकि आप प्रैक्टिकली थोड़े से वीक रह जाते हैं, मुश्किल होगा। असंभव नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, लेकिन रियलिटी और हमारे जो ड्रीम है उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, वरना हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए तैयारी करो। सितंबर में लगता है तो सितंबर तक
पूरा जोर लगा दो, अगर नहीं लगता है तो आपके पूरे सिलेक्शन तक प्रयोग कोचिंग आपके साथ रहेगी। बच्चों थैंक यू सो मच, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो शेयर जरूर कर दो। अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लगी हो तो इसको लाइक ठोको, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे बच्चों तक इस मैसेज को जरूर कन्वे करो, क्योंकि ये नर्सिंग के फील्ड के बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 7 साल से मेहनत कर रहा हूँ और हॉस्पिटल में नौकरी करने के साथ साथ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि मेरी जो नॉलेज और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों तक पहुँचे। पैसा कमाना प्राइमरी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अस्पताल में ऑलरेडी नौकरी कर रहा हूँ और पैसे कमाने के लिए तो मैं दूसरा हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन जो पैशन है कि बच्चों को पढ़ाना, हमारा एक जो पैशन है उसको फॉलो करते हुए बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन भी दे रहे हैं, रिजल्ट भी दे रहे हैं और सबसे शानदार टीम के साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक टेक केयर और खूब सारी पढ़ाई करते रहे बच्चों।